बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक हम ओवर करंट की प्रोटेक्शन स्टडी कर रहे थे। वो आपके पास मर्ज प्राइस हो, ट्रांसलेट स्कीम हो, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन हो, स्टेटर इंटरटर्न प्रोटेक्शन हो या डिस्टेंस प्रोटेक्शन हो, सब के सब ओवर करंट या शॉर्ट सर्किट से रिलेट करती थी या रिवर्स पावर का भी एलिमेंट था। लेकिन अब हम ओवर वोल्टेज को एड्रेस करेंगे। ओवर वोल्टेज किस किस वजह से आते हैं, पावर सिस्टम में ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन के लिए क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, ये आज के लेक्चर में डिस्कस करना है। ओवर वोल्टेज के लिए एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, वोल्टेज सर्ज। फॉल्ट आने के बाद या वोल्टेज थोड़े से टाइम के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, वो टाइम मिली सेकेंड में भी हो सकता है, माइक्रो सेकेंड में भी हो सकता है, उस वोल्टेज को ट्रांजिएंट वोल्टेज कहते हैं और वोल्टेज सर्ज भी कहते हैं साथ साथ। वोल्टेज सर्ज की वेव फॉर्म आप देख रहे हैं इस फिगर में। इसमें आपके पास एक वेव फ्रंट है और दूसरा वेव टेल है। वेव फ्रंट वो पोर्शन है जिसमें वेव स्टार्ट हुई है और जीरो से अपनी मैक्सिमम यानी पीक वैल्यू तक गई है और पीक वैल्यू से इसने खत्म होने की तरफ जाना है। ये पोर्शन होगा जी वेव टेल। हमारी असल कंसिडरेशन, हमारा एक्चुअल कंसर्न है वेव फ्रंट के साथ कि वेव फ्रंट का वोल्टेज कितना बढ़ेगा शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो अपनी पीक वैल्यू पर पहुंचना है, उसके अगेंस्ट हमने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर दो टाइम नजर आ रहे हैं, T1 और T2। T1 राइज टाइम है और T2 को डिके टाइम कहते हैं। अब राइज टाइम को T1 से डिनोट किया है। इसकी डेफिनेशन क्या है कि टाइम का वो हिस्सा जिसमें वेवफॉर्म मैक्सिमम वोल्टेज तक पहुंच जाए। यहाँ पर इसको EM से डिनोट किया है। फिर वोल्टेज अपनी पीक वैल्यू से जीरो की तरफ बढ़ता है। अब पीक वैल्यू से कम होते हुए इसने जब 50% ऑफ द पीक वैल्यू तक आ जाना है, यानी वोल्टेज हाफ हो जाएगा। पहले EM था, अब EM/2 हो जाएगा। यहां तक जो टाइम होगा वो होगा डिके टाइम और इसको T2 से डिनोट करेंगे। ये दो टाइम बहुत अहम होते हैं। इन टाइम्स में इंसुलेशन इस काबिल होनी चाहिए कि वोल्टेज में आने वाली चेंजिंग्स को बियर कर सकें और इंसुलेशन डिजाइन में इस चीज को मेंशन भी किया जाता है। वेवफ्रंट का टाइम जितना कम होगा, सर्ज वोल्टेज उतना ज्यादा होगा। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से काजेज हैं जिनकी वजह से ओवर वोल्टेज आता है। उन रीजंस का पता होना जरूरी है ताकि उन रीजंस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकें। ओवर वोल्टेज को दो बड़े काजेज में डिवाइड करते हैं, इंटरनल काजेज और एक्सटर्नल काजेज। इंटरनल काजेज में चार काजेज और आ जाते हैं। एक ये स्विचिंग सर्ज, यानी जब आप लोड ऑन ऑफ करते हैं यानी स्विच ऑन ऑफ करते हैं तो इसकी स्विचिंग के दौरान ओवर वोल्टेज पैदा होता है। दूसरी वजह है इंसुलेशन फेलियर, यानी अगर इंसुलेशन ब्रेकडाउन हो जाए तो वहां भी ओवर वोल्टेज पैदा हो जाते हैं। इसके बाद आर्किंग ग्राउंड। आर्किंग ग्राउंड आगे डिस्कस करेंगे। न्यूट्रल को जहां ग्राउंड नहीं किया गया होता वहां ये फिनोमिना होता है। और चौथा है जी रेजोनेंस। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जब रेजोनेंस होती है यानी रेजोनेंस की कंडीशन होती है तो ओवर वोल्टेज पैदा हो जाते हैं। ये चारों इंटरनल काजेज हैं। इसके बाद सबसे इफेक्टिव काज है एक्सटर्नल काज और ये सबसे इंपॉर्टेंट काज है, आसमानी बिजली यानी लाइटनिंग। लाइटनिंग सबसे बड़ा थ्रेट है ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस के लिए और ये लाइटनिंग सिर्फ ट्रांसमिशन लाइंस को ही डैमेज नहीं करती बल्कि पीछे पावर स्टेशन में मौजूद जो इक्विपमेंट लगा होता है उसको भी डिस्ट्रॉय कर देती है अगर इसको ना रोका जाए। तो इसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये ट्रांसफार्मर, इंसुलेटर और जनरेटर को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसलिए ये जहां भी आए इसको वहीं पर काबू करना जरूरी है। ये बेकाबू हो गई तो पूरा पावर सिस्टम ही री इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन इसी के अगेंस्ट होगी। लेकिन इन सब की प्रोटेक्शन में जाने से पहले हम बारी बारी इन कॉजेस की डिटेल देखेंगे। तो चलें स्टडी करते हैं कि ये क्या होते हैं और इनके जरिए कैसे ओवर वोल्टेज आता है। इंटरनल कॉजेज की वजह से कोई खास परेशानी नहीं होती क्योंकि इसकी वजह से सिस्टम का वोल्टेज 2 टाइम्स से ज़्यादा होता है या समटाइम्स 2.8 टाइम्स, और अगर बहुत ही रेयर कंडीशन हो तो 3 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल वोल्टेज हो सकता है। और इंसुलेशन को केयरफुली पहले ही ऐसे डिज़ाइन करते हैं कि स्विचिंग सर्ज और इंसुलेशन फेलियर की वजह से जो वोल्टेज बढ़ जाए तो उसको बियर कर ले और कोई एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन ना लगानी पड़े। लेकिन लाइटनिंग में वोल्टेज बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ तो 2 टाइम्स पर, फॉर एग्जाम्पल अगर 11 केवी की लाइन जा रही है तो इसका नॉर्मल वोल्टेज 11 केवी है, तो इंटरनल कॉज की वजह से वोल्टेज 22 केवी से मैक्सिमम 33 केवी तक जा सकता है। 11 केवी के लिए जो इंसुलेशन डिजाइन की जाएगी वो 33 केवी तक बियर कर लेगी।
फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। अगर वो भी ज्यादा देर रहेगी तो इंसुलेशन जाहिर है बियर नहीं कर सकती, लेकिन लाइटनिंग की वजह से जो वोल्टेज आएगा वो 10 से 300 मिलियन वोल्ट तक भी हो सकता है। तो इतना ज्यादा वोल्टेज इंसुलेशन बियर नहीं कर सकती, प्रोटेक्शन देना बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलते हैं इन कॉजेस की डिटेल में, ये कैसे ओवर वोल्टेज की वजह बनते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंटरनल कॉजेज को। इंटरनल कॉजेज 4 हैं। तो हमने देखे हैं सबसे पहले स्विचिंग सर्ज। स्विचिंग ऑपरेशन के दौरान जो ओवर वोल्टेज पैदा होते हैं उसको स्विचिंग सर्ज कहते हैं। इसको दोनों तरीकों से डिस्कस करते हैं। जब आपने ओपन लाइन को लोड के साथ कनेक्ट करना है या लोडेड लाइन को ओपन करना है, दोनों केसेस में ओवर वोल्टेज पैदा होता है। और ये कैसे पैदा होता है ये हम समझेंगे। पहले ओपन लाइन की एग्जांपल है जो ज्यादा इजी है। इस फिगर में आपके पास एक लाइन है, सबसे पहले ओपन लाइन है, इसके साथ वोल्टेज सप्लाई है और ये सर्किट ब्रेकर है जिसके जरिए आपने ओपन लाइन को कनेक्ट करना है। आपको पता है कनेक्ट करते ही करंट लाइन में फ्लो करना है। अब लाइन में करंट फ्लो करते ही लाइन की इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस में स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब हो जाती है। वो डिस्टर्ब होते ही सडनली इसमें हाई वोल्टेज पैदा होते हैं, यानी सिस्टम इसके अगेंस्ट रेजिस्ट करेगा और लाइन के अलोंग ट्रेवलिंग वेव पैदा होगी जिसको वोल्टेज वेव कहेंगे। वो वोल्टेज वेव ए तक जाएगी, फिर रिफ्लेक्ट बैक होकर सिस्टम से आके टकराएगी, यूं आगे पीछे मूव करने लगेगी। वो क्या करेगी, जितना वोल्टेज है आपके पास और सिस्टम का वोल्टेज उसको ऑलमोस्ट डबल कर देगी। इसको डबलिंग इफेक्ट भी कहते हैं। लेकिन ये बहुत थोड़े से टाइम के लिए होता है और ये ओवर वोल्टेज खुद ब खुद खत्म हो जाएगा क्योंकि लाइन में लॉसेस हो रहे होंगे और वोल्टेज अपनी नॉर्मल वैल्यू पर आ जाएगा। लेकिन थोड़े से टाइम के लिए जो ओवर वोल्टेज आएगा वो इंसुलेशन बियर कर लेगी। और इस वोल्टेज को किस तरह शो किया जाता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर ई आर एम एस इसका आर एम एस यानी रूट मीन स्केयर वोल्टेज है तो इंसुलेशन को 2 √2 ई टाइम्स वोल्टेज को बियर करना पड़ेगा और ई यहाँ पर पीक वोल्टेज है। तो ये थी जी अनलोडेड लाइन की डिटेल जिसमें आपने स्विच ऑन करना है तो सडन चेंज की वजह से इसकी इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब होगी जिसकी वजह से ट्रेवलिंग वेव पैदा होगी। वो वेव आगे पीछे मूव करके सिस्टम के वोल्टेज को इंक्रीज कर देगी, इसके बाद खुद ही एडजस्ट हो जाएगी। ये एक एटोनोमस फिनोमिना है, आपने इसमें कुछ नहीं करना, ये खुद ब खुद मुकम्मल हो जाएगा और वोल्टेज नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। इसमें कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते। दूसरा केस है लोडेड लाइन का। आपके पास यहाँ पहले लाइन के साथ लोड कनेक्टेड है, आपने इसको ओपन सर्किट करना है यानी सप्लाई से अलहदा करना है। मींस स्विच को ऑफ करना है, पहले ऑन किया था अब ऑफ करना है। जैसे ही आप स्विच ऑफ करेंगे तो दोबारा सडनली स्विच ऑफ होते ही जो इंडक्टेंस है जिसको हम मैग्नेटिक एनर्जी कहते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस होती है वो दोबारा डिस्टर्ब होगी और वोल्टेज सर्ज जनरेट होगी। ट्रांजिएंट वोल्टेज पैदा होगा जो दोबारा 2 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू होगा। इसको हम 2ZNI से डिनोट करेंगे और ये वैल्यू सर्किट ब्रेकर के क्रॉस होगी। यहां पर I इंस्टेंटेनियस करंट है और ZN इसकी इंपीडेंस होगी। इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। चलें अब इस चीज को समझते हैं एक एग्जांपल से। फर्ज करें आपके पास एक ट्रांसमिशन लाइन है और लाइन की इंपीडेंस है 1000 ओहम और करंट है 100 एम्पेयर। 100 इसकी आरएमएस वैल्यू है। जिस वक्त आपने सर्किट को डिस्कनेक्ट किया उस वक्त सर्किट ब्रेकर के क्रॉस वोल्टेज इंड्यूस होगा। वो वोल्टेज 2 टाइम्स ऑफ आरएमएस वोल्टेज होगा। अब वोल्टेज अक्रॉस ब्रेकर इक्वल है 2 √2 ZNI। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। 2 √2 1000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 1000, ये आ गया जो 282.8 केवी। अगर हमने केवी में आंसर नहीं निकालना तो ये 1000 से डिवाइड ना करें। अब अगर पीक वोल्टेज Vm हो तो लाइन पर आने वाला वोल्टेज होगा Vm प्लस 282.8 केवी। अब मैक्सिमम वोल्टेज हम फर्ज कर लें 220 केवी है। तो अब 220 केवी को इस फार्मूले में पुट करें। Vm आ गया 220 प्लस 282.8, ये आ गया जी 502.8 केवी।
इसका मतलब है 220 केवी की लाइन को 502.8 केवी वोल्ट कुछ टाइम के लिए बियर करना पड़ेगा जब स्विच ऑफ होगा। ये वोल्टेज ऑलमोस्ट 2.5 टाइम है, जो मैंने लेक्चर के शुरू में आपको बताया था कि मैक्सिमम 3 टाइम्स तक जा सकता है। ये सारी डिस्क्रिप्शन थी कि आप सर्किट को सप्लाई दें या सप्लाई कट करें, दोनों सूरतों में ही ट्रांजिएंट वोल्टेज पैदा होगा जिसको ओवर वोल्टेज कहेंगे या सर्ज वोल्टेज, जो कि 2 टाइम्स, 2.5 टाइम्स या मैक्सिमम 3 टाइम्स तक हो सकता है। और इंसुलेशन इस शॉर्ट टाइम के लिए ओवर वोल्टेज को बियर कर लेगी, जो कि माइक्रो सेकंड में होता है। दूसरा जो कॉज है, जो कि इंटरनल कॉज है ओवर वोल्टेज का, वो है इंसुलेशन फेलियर। इंसुलेशन फेलियर दूसरी बड़ी वजह है ओवर वोल्टेज की। अब ये क्या चीज है? इंसुलेशन फेल कब होती है? आमतौर पर इंसुलेशन तब फेल होती है जब कंडक्टर और ग्राउंड के दरमियान एक पाथ बन जाए और इस पाथ की वजह से ओवर वोल्टेज बनते हैं। और इस चीज को फिगर में दिखाया गया है, यानी आपकी इंसुलेशन ब्रेकडाउन हो गई और आपका ग्राउंड और कंडक्टर के दरमियान एक पाथ बन गया। इसको कहा जाता है इंसुलेशन फेलियर बिटवीन लाइन एंड अर्थ। अब फर्ज करें इस पाथ में से जो करंट गुजर रहा है वो है 2E/ZN। ई से मुराद वोल्टेज है और ZN इसकी इंपीडेंस है। वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमने इसे फर्ज किया हुआ है। अब ये एक शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है। फॉल्ट आते ही करंट ग्राउंड की तरफ फ्लो करेगा, लेकिन इस फॉल्ट पॉइंट X पर वोल्टेज जीरो हो जाएगा और वोल्टेज जीरो होते ही फॉल्ट टू ग्राउंड पाथ जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, ये एक नेगेटिव डायरेक्शन में एक और वोल्टेज सेटअप करेगा जिसको हम -E कहेंगे। और ये वोल्टेज फॉल्ट के दोनों तरफ ट्रेवलिंग वेव की तरह ट्रेवल करेगा, X से P तक और X से Q तक। ये वोल्टेज वेव थोड़ी देर तक आगे पीछे मूव करेगी जब तक डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रिस्टोर नहीं हो जाती, और इसके साथ ही एक करंट की वेव होगी जो इसके साथ एसोसिएट करेगी और ट्रेवल करेगी दोनों एंड्स पर। वो होगी E/ZN। दोनों तरफ से E/ZN ऐड हो जाएगी और फ्लो करेगी ग्राउंड की तरफ। और किरचॉफ करंट लॉ को फॉलो करें तो ये 2E/ZN हो जाएगा। ये एक सिचुएशन हमने डिस्कस की, फॉल्ट आने के बाद वोल्टेज की ट्रेवलिंग वेव ओवर वोल्टेज की वजह बनेगी फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, और इंसुलेशन 2E/ZN को विद होल्ड करेगी। अब ओवर वोल्टेज की तीसरी वजह है आर्किंग ग्राउंड, यानी ऐसी ट्रांसमिशन लाइन जिनके साथ ग्राउंड का कनेक्शन नहीं है, लेकिन जब इनमें लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट आए, इनमें एक आर्क पैदा होती है लाइन से ग्राउंड के दरमियान, जिसकी वजह से ओवर वोल्टेज पैदा होते हैं, यानी ट्रांजिएंट वोल्टेज पैदा होते हैं। इस फिनोमिना को आर्किंग ग्राउंड कहते हैं। इस फिनोमिना को खत्म करने का तरीका क्या है? सिंपली आप न्यूट्रल को ग्राउंड कर दें तो ये मसला हल हो जाएगा। मॉडर्न प्रैक्टिस में न्यूट्रल को अर्थ किया जाता है, लेकिन ये एक फिनोमिना है उन जगहों पर होता है जहां अर्थ नहीं किया जाता, तो ये भी ओवर वोल्टेज की वजह बनता है, लेकिन इसकी एग्जिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो है। ओवर वोल्टेज की चौथी वजह है रेजोनेंस। रेजोनेंस आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है कि ये वो कंडीशन है जहां इलेक्ट्रिकल सिस्टम की इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी XL और XC दोनों आपस में बराबर हो जाती हैं। जब ये बराबर हो जाती हैं तो इस सिचुएशन को रेजोनेंस कहते हैं। रेजोनेंस में सर्किट की इंपीडेंस सर्किट की रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाती है और पावर फैक्टर यूनिटी हो जाता है, यानी 1 हो जाता है। अब रेजोनेंस की सिचुएशन पैदा हो गई तो इस सिचुएशन में इंडक्टिव रिएक्टेंस ने वोल्टेज को ड्रॉप करना था, अब वो तो कैंसिल आउट हो गई कैपेसिटिव रिएक्टेंस से। अब वोल्टेज ड्रॉप ना होने की वजह से बढ़ जाएगा और वोल्टेज बढ़ने से ओवर वोल्टेज की सिचुएशन पैदा हो जाएगी, लेकिन इसकी एग्जिस्टेंस बहुत रेयर है। ज़्यादातर रेजोनेंस जनरेटर की ईएमएफ की वेव डिस्टॉर्ट होने की वजह से होती है, और ये बहुत सेल्डम है कि अगर हो, क्योंकि लाइन की कैपेसिटेंस कम होती है एज़ कम्पेयर टू इंडक्टेंस। इंडक्टेंस ज़्यादा होती है और कैपेसिटेंस कम होती है। ये बराबर होते ही नहीं तो रेजोनेंस भी नहीं होगी, और जब रेजोनेंस नहीं होगी तो ओवर वोल्टेज भी नहीं आएगा। ये आखिरी दो काजेज़ बहुत आसान थे, इससे पहले थोड़ी डिटेल थी। ये चारों इंटरनल काजेज़ थे और इनमें सबसे ज़्यादा अहम स्विचिंग सर्ज वाला कॉज है, क्योंकि सप्लाई ऑन ऑफ करना ये सिलसिला चलता रहता है और इंसुलेशन बर्दाश्त कर लेती है। और दूसरी फ्रीक्वेंटली हैपनिंग होती है इंसुलेशन फेलियर की, और ये भी पहले की निस्बत बहुत कम होती है। बाकी आर्किंग ग्राउंड और रेजोनेंस ना होने के बराबर हैं। सबसे ज़्यादा स्विचिंग है इंटरनल कॉज में। ये 2 to 3 टाइम्स वोल्टेज बढ़ा देता है और इंसुलेशन वैसे ही बियर कर लेती है और किसी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। थैंक यू वेरी मच।